नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रश्नकाल और मैं हूं रुपेश गुप्ता। आज हमारे खास मेहमान हैं प्रदेश कांग्रेस छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष मोहन मरकाम। मोहन मरकाम को 3 साल हो चुके हैं प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर और उनके कार्यकाल में तमाम जो चुनाव हुए हैं कांग्रेस ने यहां पर जीत दर्ज की है। मरकाम साहब, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। तो 3 साल की उपलब्धियों की बातचीत तो करेंगे, लेकिन उससे पहले जो इस वक्त सवाल सबके जहन में कौंध रहा है कि आप दोबारा अध्यक्ष बनने के इच्छुक हैं कि नहीं हैं? इच्छा क्या है आपकी? देखिए, आदरणीय राहुल गांधी जी ने, आदरणीय सोनिया गांधी जी ने 3 साल पहले मुझे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बागडोर सौंपी थी और आज अभी जून में 3 साल पूरे हो रहे हैं। इन 3 सालों में जितने भी चुनाव हुए, चाहे नगरीय निकाय चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, उपचुनाव हो, सभी में कांग्रेस पार्टी जीती है। 3-4 उपचुनाव, चाहे दंतेवाड़ा हो, चित्रकूट हो, मरवाही हो या खैरागढ़ हो, सभी चुनाव हमने जीतने में सफल हुए हैं। नगरीय निकाय चुनाव में पहली बार 14 के 14 नगर निगम हम जीतने में सफल हुए हैं। अक्सर कहा जाता है शहरों में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा होता है, भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव होता है। उस मिथक को भी हम तोड़ने में सफल हुए और 14 के 14 नगर निगम जीते हैं। तो कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारी आदरणीय सोनिया गांधी जी ने, आदरणीय राहुल गांधी जी ने दी थी, उस जिम्मेदारी को मैं पूरा करने का प्रयास किया और एक कार्यकर्ता की भावना के साथ मुझे जो काम करने का अवसर दिया, उस अवसर को मैंने पूरा करने का प्रयास किया। और अभी संगठन के जितने भी गतिविधियां हैं, चाहे एआईसीसी का हो, पीसीसी का हो, हर गतिविधियों को हम लोग आगे करने का प्रयास करते हैं। और रही बात दोबारा बनने का, ये तो हाईकमान तय करता है। हाईकमान किसको बनाना चाहता है, किसको बनाना नहीं चाहता, वो हाईकमान के ऊपर तय करता है कि किसको जिम्मेदारी दें। मगर जो मुझे जिम्मेदारी मिली थी इन 3 वर्षों में मैं बखूबी निभाने का प्रयास किया और ज़मीनी स्तर पर संगठन को मजबूती देने का प्रयास किया। पहली बार ऐसा हुआ है जो सदस्यता अभियान का हमें टारगेट मिला था 10 लाख और हमने वो 19.5 लाख हमने टारगेट पूरा किया। 19 लाख सदस्य बनाया है, डिजिटल सदस्य, जहां हमको 2% जनसंख्या का टारगेट मिला था, मगर हमने 12.5 लाख डिजिटल सदस्य बनाए हैं। जो बस्तर जैसे दूरस्थ अंचल जहां नेटवर्क के इशू है, वहाँ भी हम लोगों ने सदस्य बनाए और एआईसीसी ने छत्तीसगढ़ के जो सदस्यता अभियान की तारीफ की है, माननीय राहुल गांधी जी ने भी तारीफ किया है। तो कहीं ना कहीं हमारे छत्तीसगढ़ के कांग्रेस जनों के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, संगठन के पदाधिकारियों के लिए एक बड़ी उपलब्धि हम कह सकते हैं। ये जो 3 साल की उपलब्धियां हैं, तो मतलब आप एंजॉय कर रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष की पोस्ट को? देखिए, एंजॉय की बात ही नहीं है। हम तो जो भी जिम्मेदारी मिलती है उस जिम्मेदारी को ईमानदारी पूर्वक कैसे निर्वहन करना है उसको हम बखूबी से निभा रहे हैं। और जितने भी आंदोलन हुए, जितने भी रचनात्मक कार्य हुए, सरकार की उपलब्धियों, नीतियों, योजनाओं को जन जन तक कैसे पहुंचाना है, संगठन के माध्यम से हमने पहुंचाने का प्रयास किया। और हम 2023 के चुनाव की तैयारी से हम लोग 2 साल पहले से ही हमने शुरू की है। हमने बूथों का गठन किया है। जो छत्तीसगढ़ के 23,737 बूथ हैं उसको हम गठन किया है। और इतिहास में पहली बार छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश कार्यकारिणी और डीसीसी के अध्यक्ष हमने वर्धा आश्रम में ट्रेनिंग लेके 3 दिनों का ट्रेनिंग लेके आए हैं। बापूजी के जो आदर्श हैं, बापूजी का आइडियोलॉजी है, बापूजी का जो दिखाए हुए दर्शन है, उसको समझने का प्रयास किया और उस आधार पर छत्तीसगढ़ पीसीसी आगे चल रही है। महात्मा गांधी जी ने हमेशा कहते थे, जो कोई काम छोटा नहीं होता, कोई काम बड़ा नहीं होता, काम को काम की तरह करना चाहिए। हमें जो टास्क मिलता है, जो जिम्मेदारी मिलती है, उसको हम बखूबी निभाने का प्रयास करते हैं और इन 3 वर्षों में हमने पूरा करके दिखाया है। डिजिटल सदस्यता के लिए तो आपकी पीठ थपथपाई गई। सोनिया गांधी से आपने मुलाकात की, आपको भी तारीफ मिली कि देश में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा सदस्यता आप लोगों ने की है। तो क्या बातचीत हुई आधे घंटे में, क्योंकि बड़ी चर्चा का विषय है और कहा यह जा रहा है कि मोहन मरकाम किसी को कुछ बता नहीं रहे हैं? नहीं, देखिए, आदरणीय सोनिया गांधी जी हमारी राष्ट्रीय नेता हैं, हमारी अध्यक्ष हैं और
संगठन के एक मुखिया होने के नाते संगठन के बारे में हम क्या काम कर रहे हैं और आगे के रोड मैप क्या हैं, किस ढंग से हम 2023 के चुनाव में जाएंगे, इन सब बातों को हमने विस्तार से बताया। और संगठन के बारे में उन्होंने कहा कि आप काम करिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आगे भी अच्छा काम करते रहिए जिस ढंग से आप काम कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ की संगठन की हाईकमान आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी हमेशा तारीफ करते हैं। तो हमें लगता है कि हम जो काम, हमको जो जिम्मेदारी मिली उसको हम हाईकमान के उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करते हैं। सोनिया गांधी जी ने कह दिया ना कि आगे भी इसी तरह से काम करते रहिए। देखिए, अभी जब तक मैं हूँ, जून में मेरा कार्यकाल खत्म हो रहा है, जून तक तो मैं अध्यक्ष हूँ, जून तक जो मुझे काम करना है वे एक भी समय ना रुके हुए, समय गंवाए हुए जो काम है, जो ड्यूटी है, उसको हम बखूबी नहीं। इसको संकेत की तरह क्यों नहीं लिया जाए? जून तक का तो ठीक है, उसके बाद भी देखिए समय की बात है। अभी जून के बाद क्या होगा, अभी संगठन चुनाव होंगे, हो सकता है संगठन चुनाव में कई दावेदार हो सकते हैं, चुनाव लड़ने की नौबत आई तो ऐसी नौबत भी आ सकती है। इसीलिए आगे भविष्य में क्या होगा उसके बारे में अभी से बताना मतलब जल्दबाजी होगी। इसलिए मुझे लगता है कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा तो हाईकमान तय करेगा। दो चर्चाएं हैं। पहली चर्चा ये कि भूपेश मंत्रिमंडल में फेरबदल जब उनका दौरा कंप्लीट होगा तो हो सकता है, और दूसरी चर्चा ये है कि जो संभावित चेहरे मंत्रिमंडल में लिए जा सकते हैं उसमें आपका भी नाम हो सकता है। देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार करने का अधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी को है और माननीय मुख्यमंत्री जी किसको मंत्री बनाना चाहते हैं, किसको नहीं बनाना चाहते हैं, हाईकमान किसको बनाना चाहता है, नहीं बनाना चाहता है, उनका विशेषाधिकार है। इस बारे में तो वही बता पाएंगे कि किसको बनाना चाहते हैं, नहीं बनाना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का और हाईकमान का विशेषाधिकार है। आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या कहें? देखिए, मुझे पूछने वाली बात नहीं है। हाईकमान जो जिम्मेदारी देगी उस जिम्मेदारी को मैं बखूबी निभाऊंगा और ईमानदारी पूर्वक आगे भी काम करता रहूंगा। तो दोनों में आप कह रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष में भी अगर जिम्मेदारी मिलती है, दूसरा ये भी कह रहे हैं मंत्रियों में भी, तो आपकी इच्छा? देखिए, मेरी कोई इच्छा नहीं है। मेरी इच्छा है जो जिम्मेदारी मिलती है उस जिम्मेदारी को ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करना। मुझे विधायक के टिकट मिला, हमने विधायक 3 बार से हाईकमान ने विश्वास करके दिया, हमने हाईकमान की उम्मीदों पर खरा उतरा। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी मिली, उस जिम्मेदारी को भी हमने ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने का प्रयास किया। तो हाईकमान जो भी निर्देश करेगी, जो भी जिम्मेदारी देगी, उस जिम्मेदारी को मैं कोई ईमानदारी पूर्वक पूरा करूंगा। अच्छा, सत्ता और संगठन, ये सवाल बहुत होता है जब खासतौर से पार्टी सत्ता में हो, क्योंकि अलग किस्म का चैलेंज होता है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष या मतलब जो भी पार्टी का अध्यक्ष होता है प्रदेश का, उसके पास एक अलग तरह का, जब आप विपक्ष में होते तो प्रदेश अध्यक्ष फ्री हैंड होता है, लेकिन जब सत्ता में पार्टी होती है तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। तो आपके सामने इस दौरान क्या क्या चैलेंज रहे हैं? देखिए, सत्ता पक्ष का अगर प्रदेश अध्यक्ष है तो वह चुनौतियां भी होती है, उम्मीदें भी होती है कार्यकर्ताओं की। सरकार में अपनी बात सुनी जाए, हमारी समस्याओं का निराकरण किया जाए, वही चैलेंज मेरे ऊपर भी है। और हमने प्रयास किया जो हमारे कार्यकर्ताओं की भावनाएं हैं, उनकी बातें हैं, उन बातों को सरकार सुने, और हमने प्रयास किया सरकार तक हमारे कार्यकर्ताओं की बात पहुंचाने का प्रयास किया और उन समस्याओं का निराकरण करने का भी प्रयास किया। और इन 3 वर्षों में जो हमारे कार्यकर्ता की उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों पर हम खरा उतरने का प्रयास किए। और जो जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष की है, उस जिम्मेदारी को हमने निर्वहन करने का प्रयास किया। और सत्ता और संगठन में तालमेल के कारण ही आज हम सभी चुनाव जीतने में सफल हुए। अगर सत्ता और संगठन में तालमेल नहीं होता तो हम अधिकतर चुनाव हार जाते। हमारी जिम्मेदारी है, हमारे कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है, संगठन की जिम्मेदारी है, उसको हम सत्ता के साथ तालमेल के साथ हमने निर्वहन करने का पूरा प्रयास किया। अब कार्यकर्ताओं के मुखिया है पूरे प्रदेश में, अब तो 20 लाख कार्यकर्ता आपके साथ हैं, तो जाहिर तौर पर अपेक्षाएं भी बहुत बड़ी होंगी। इस दरमियान किस तरह से अपनी बातें सत्ता तक पहुंचाते हैं जो कार्यकर्ताओं की बात होती है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कार्यकर्ता चूंकि संख्या बड़ी होती है और किसी भी व्यवस्था में ये संभव नहीं है कि हर कार्यकर्ता की आवाज़ वहां तक पहुंच सके।
देखिए, हमारे संगठन में जो सिस्टम है, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी, पीसीसी और हर विंग है, हर विंग के माध्यम से वहाँ तक बातें पहुँचती है। और चाहे ब्लॉक की बात है, ग्रामीण स्तर की बात है, तो ब्लॉक अध्यक्ष और हमारे जिला अध्यक्षों तक वो बात पहुँचती है और उसके माध्यम से हम निराकरण करने का प्रयास करते हैं। तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता और सरकार के बीच कोई दूरी न बने, कोई बात न बिगड़े, इसलिए हम लोग हर स्तर पे उन समस्याओं का हम लोग निराकरण करने का प्रयास करते हैं। और हम जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं उनको भी पता है कि अगर 10 काम है तो 10 काम में 5 काम हो सकते हैं, 6 काम हो सकते हैं, कुछ काम इधर उधर के हो सकता है, तो इधर उन कामों में हो सकता है नहीं हो पाते, मगर कार्यकर्ता इस बात को समझते हैं कि सरकार हमारी है, तो हमारी सरकार में अपनी भी बात है। और सबसे बड़ी बात, जो सरकार होती है सिर्फ कार्यकर्ताओं की नहीं होती, जो छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ 80 लाख जनता के जिम्मेदारी होती है सरकार की। तो सरकार की भी बड़ी जवाबदेही और जिम्मेदारी होती है उसको निर्वाह करना, और संगठन की भी वही जिम्मेदारी होती है कि जनता के प्रति जो जवाबदेही है सरकार की उसको भी निर्वहन करना। कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनता के प्रति भी संगठन की भी जिम्मेदारी है, सत्ता की भी जिम्मेदारी है, हम उसका कैसे समस्याओं का निराकरण करें और उस निराकरण को हम दूर करने का प्रयास हम करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही आपने। कार्यकर्ता और जनता दोनों की अपेक्षाओं को सरकार को पूरा करना होता है, लेकिन जो काम करने का सिस्टम बना होता है उसमें कार्यकर्ताओं को एक रास्ता मिलता है, और उस रास्ते में जनता के लिए जो स्पेस होता है वो, चाहे सिर्फ कांग्रेस पार्टी की बात नहीं है बल्कि पूरी पॉलिटिकल व्यवस्था में ये है कि जनता को इस तरीके से इंटरवेंशन करने का, दखल देने का मौका नहीं मिल पाता है। फिर नहीं, देखिए, हमारे कार्यकर्ता भी जनता के काम लेकर ही आते हैं। किसी का राशन कार्ड बनाना है, कहीं रोड बनाना है, कहीं सामुदायिक भवन है, कुछ, तो हमारे कार्यकर्ता भी अगर सरकार के पास आते हैं, संगठन के पास भी आते हैं, तो जनता के काम को ही लेकर आते हैं। तो हम कार्यकर्ताओं के माध्यम से भी जनता का काम करते हैं। तो सरकार के जो अधिकारी कर्मचारी वो तो काम करते ही करते हैं, हमारे कार्यकर्ता भी उन समस्याओं को निराकरण करने का प्रयास करते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी डबल हो जाती है संगठन की, जनता की भी बात सुने और कार्यकर्ताओं की बात सुने, तो दोनों जिम्मेदारी संगठन पूरी तरह से निर्वहन करने का प्रयास करता है। अच्छा, एक और चीज़, चूँकि बस्तर से आप आते हैं और बस्तर को लेकर के बीजेपी बहुत कसरत कर रही है, और कहीं ना कहीं जो विश्लेषक हैं वो ये मानते हैं कि बस्तर में जिस तरह से कांग्रेस ने 2018 में परफॉर्म किया था वो स्थिति नहीं रहेगी। इस चैलेंज को किस तरह से आप देखते हैं, और दूसरा ये कि इस चैलेंज से मुकाबला करने के लिए क्या रणनीति है आपके पास? देखिए, 15 साल भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में सरकार रही है, और 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी अगर जमीनी स्तर पर काम की होती तो ये भारतीय जनता पार्टी का ये हसर नहीं होता। 12 की 12 सीट वो गंवाना पड़ा है। आज बस्तर में चिंतन मनन कर रहे हैं, अगर जनता के हित के लिए चिंतन मनन किए होते तो भारतीय जनता पार्टी को ये दिन देखने को नहीं मिल पाता। लगातार भारतीय जनता को ये दिन देखने को नहीं मिलता, तो आप लोगों को ये दिन कैसे देखने जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री लगातार केंद्रीय मंत्री भी दौरा कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि बस्तर से जो पिछले बार 2008 में जीते थे वही सीट जीतना चाहते हैं, मगर बस्तर के विकास के लिए हमारी सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार लगातार काम कर रही है। उस क्षेत्र की जनता के विकास के लिए, वहाँ के लोगों की अपेक्षाओं, उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास कर रही है। मुझे लगता है 2023 के चुनाव में भी हम बस्तर से ज़्यादा सीट जीतेंगे, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, एक चीज़ और कि आप ये दावा कर रहे हैं कि 2018 के आसपास अगर सीटें आप जीतेंगे, लेकिन जो परिस्थितियां हैं कि आदिवासी आज भी संघर्ष कर रहे हैं, सिलगेर की जो घटना हुई है और तमाम जो आंदोलन हुए हैं कि रायपुर कूच करने की बात सामने आई है, उसे लगता नहीं कि आदिवासी थोड़ा सा नाराज है? देखिए, सिलगेर की मसला की बात है, पहली बार ऐसा हुआ है। हमारे सांसद आदरणीय दीपक बैज जी के नेतृत्व में हमारे विधायकों का मंत्रिमंडल, वहाँ विधायकों का दल वहाँ पे गया था और वहाँ की लोगों की बात सुनी और सरकार को रिपोर्ट दी, और सरकार भी उनके समस्याओं का कैसे निराकरण हो, जो उनकी मांगे हैं, मूलभूत सुविधाएं, उनके लिए सरकार भी लगातार
काम कर रही है और हमें उम्मीद है सिलगेर मसला जरूर घटित हुआ, ये दुखद घटना थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मगर हमारी सरकार उनके लोगों की बात सुन रही है, उनकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए भी तत्पर। देखिए कुछ लोग हैं जो अंदर वालों के दबाव में जरूर आंदोलन कर रहे हैं, मगर उनकी बात लगातार सरकार सुन रही है। अच्छा, दो चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण थी। लोहांडीगुड़ा में तो ज़मीन आपने वापस कर दी, इसी तरीके से एक वादा था कि जो निर्दोष आदिवासी जेल में बंद हैं, जो फर्जी नक्सली चार्जेस में बंद हैं, उनको भी बाहर किया जाएगा। 1,500 से 2,000 लोगों के बीच की रिहाई हुई है। इस काम को लेकर के बस्तर के लोग क्या संतुष्ट हैं? दूसरी चीज़ कि क्या इसकी रफ्तार उतनी है जितनी अपेक्षित थी? देखिए देश में पहली घटना मैं कह सकता हूँ, जो उद्योगपतियों को दिया हुआ ज़मीन वहाँ के आदिवासियों को वापस कर दिया गया। 1750 हेक्टेयर लगभग 4,400 एकड़ ज़मीन वहाँ के लोगों को वापस किया गया। तो एक पूरे देश के लिए एक नज़ीर बन गई है कि सरकारें ऐसे भी होती हैं जो मतलब उनके ज़मीनों को जो उद्योग के नाम से लिया गया था, अन्य उद्योग नहीं लगने के कारण वापस कर दिया गया। तो ये पूरा देश के लिए एक नज़ीर बन गई है। रही बात दूसरी बात, तो दूसरी बातों में भी हम कह सकते हैं कि हमारी सरकार लगातार जो बस्तर के हितों के लिए काम कर रही है और जो निर्दोष आदिवासी जेलों में बंद थे, 750 आदिवासियों को सरकार ने नीतिगत फैसला लेके जेलों से रिहा करने का निर्णय लिया। ये भी ऐतिहासिक निर्णय है जो हमारी सरकार ने लेके निर्दोष आदिवासियों को, जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में उनको नक्सली बताकर जेल में डाल दिया गया था, उनको भी रिहाई करने का आदेश भी हो गया है और मुझे लगता है बहुत से जेलों से छूट भी गए हैं। तो ये रफ्तार ठीक है जी, बहुत ठीक है, उसका सकारात्मक भी असर पड़ रहा है। एक और मसला है बस्तर का, बीजेपी ने बड़े जोर शोर से उठाया था धर्मांतरण का मुद्दा। देखिए 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, क्या 15 साल में धर्मांतरण नहीं हुआ? क्या उन्होंने कितने कार्यवाही की? हमारी सरकार और सरकार के मुखिया ने तो स्पष्ट कहा है, अगर ऐसे कोई धर्मांतरण के प्रकरण आते हैं तो तत्काल FIR कराइए, उस पर हम कार्यवाही कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र इसमें दिखता है। जब सत्ता से बाहर होती है तो इस ढंग से मुद्दों को छेड़ती है और देश में जिस ढंग से सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का काम करती है, धार्मिक ध्रुवीकरण करने का प्रयास करती है, मगर भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे छत्तीसगढ़ में कभी पूरे नहीं होंगे। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार सभी धर्मों, सभी वर्गों, सभी जातियों को समान भाव से देखती है, सभी का सम्मान करती है, मगर भारतीय जनता पार्टी का जो हिडन एजेंडा है, फूट डालो और राज करो और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम से बांटने का काम कर रही है, मगर यहाँ वो का सफल नहीं होगी, ऐसा मुझे लगता है। सुकमा के एक अधिकारी ने इसी को लेकर के चिट्ठी लिखी थी जिसको लेकर के बवाल हुआ था। देखिए सुकमा के अधिकारी ने जो चिट्ठी लिखी है, सरकार ने उस अधिकारी का भी संज्ञान लिया और उस पर कार्यवाही भी की है। जी, तो चलिए एक बड़ा महत्वपूर्ण मसला है और वो है कि नेतृत्व को लेकर के 3.5 साल सरकार को 3 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। क्या आपको लगता है कि जब जनता के बीच में जाएंगे, बस्तर में जाएंगे, सरगुजा में जाएंगे, तो कौन सा ऐसा इशू है आपको लगता है कि ये इशू जो है पब्लिक को सबसे ज़्यादा अपील करेगा? देखिए हमने इन 3.5 सालों के हमारी सरकार के कार्यकाल में हम देखते हैं, चाहे यहाँ का किसान हो, चाहे यहाँ मजदूर हो, यहाँ का बेरोजगार हो, यहाँ का व्यवसायी हो, यहाँ का उद्योगपति हो या यहाँ के कर्मचारी अधिकारी हो, सभी के हितों में हमारी सरकार ने नीतिगत फैसले लिए हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने यहाँ कर्मचारी अधिकारियों के लिए जो पेंशन स्कीम 2004 के बाद जो भी कर्मचारी होंगे उनका पेंशन स्कीम बंद कर दी थी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारी सरकार के मुखिया को, उस पेंशन स्कीम को चालू किया और यहाँ 3 लाख से अधिक अधिकारी कर्मचारी खुश हैं। कर्मचारियों की बात है, कर्मचारियों में जो रेगुलर भर्ती 14,580 शिक्षकों की भर्ती, 1,345 प्रोफेसर की भर्ती, 3,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती के साथ साथ इंजीनियर से लेकर हर पदों में
भर्ती हमारी सरकार कर रही है। और अभी हम जब बेरोजगारी दर की बात करते हैं, यहाँ देश में 7.6% राष्ट्रीय औसत है, वहीं छत्तीसगढ़ में 0.6% छत्तीसगढ़ का बेरोजगारी दर है। इसका मतलब साफ है कि हम छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार देने में भी सफल हुए हैं। यहाँ की नीतियाँ लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रही है। हमें उम्मीद है यहाँ का किसान मजदूर, खासकर यहाँ लोगों के जेब में हमारी सरकार पैसा डालने का काम करती है, तो यहाँ का व्यापार व्यवसाय भी बूम कर गया है, तो आगे बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ का हर वर्ग खुशहाल है और हमारी सरकार की नीतियों के कारण। अच्छा, एक चीज़ और कि ये आप कहते हैं बार बार, आपके सिर्फ आप नहीं कहते बल्कि कांग्रेस का हर नेता कहता है कि 15 साल में रमन सिंह, लेकिन जब आप अगली बार वोट लेने जाएंगे तो वो 15 साल जब आपसे सवाल पूछा जाएगा तो 15 साल आप नहीं गिना पाएंगे, बल्कि आपके 5 साल पे सवाल पूछा जाएगा। देखिए, हम अपनी सरकार की उपलब्धियों, नीतियों के दम पे हम वोट मांगेंगे और हमें उम्मीद है जनता उस पर मुहर लगाएगी। छत्तीसगढ़ में लगभग 80% किसान हैं, यहाँ के अन्नदाता, उनके हर तरह से हमने ख्याल किया है। देश की पहली सरकार है जो किसानों को 2500 रुपये कुंटल में धान खरीद रही है, और देश में पहली बार ऐसा हुआ है जो लगभग 19 लाख किसानों का 10,000 करोड़ रुपया हमारी सरकार ने कर्ज माफ़ किया है। उसके साथ साथ अगले साल, इस साल तो हम लगभग 2600 रुपये धान का रेट देंगे और अगले साल लगभग 2700 से 2800 रुपया धान का रेट देंगे। जो देश में सबसे ज़्यादा किसानों को धान का रेट देने वाली सरकार हमारी सरकार है। यहाँ वनोपज खरीदी, जो लगभग यहाँ 44% वन क्षेत्र हैं, वहाँ से निवास करने वाले लोग हैं, जो वनोपज से बहुत ज़्यादा उनकी इनकम होती है। 65 वनोपज में सरकार समर्थन मूल्य में खरीद रही है और देश का 74% वनोपज हमारी सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार खरीद रही है। इसका मतलब साफ है, चाहे जंगलों में रहने वाले हो, गांव में हो, किसान हो, मजदूर हो, सभी हमारी सरकार की योजनाओं से लाभ उनको मिल रहा है। इसी का हमें लगता है कि 2023 में हम जनता के बीच में जाएंगे, तो इन उपलब्धियों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। यहाँ बता दें कि 2013 में कांग्रेस ने कुछ नए नेताओं की खोज की थी, हर सीट से लड़ाया था। उसमें से मोहन मरकाम एक थे जिनको कोंडागांव की टिकट दी गई। और मज़ेदार चीज़ ये है कि कोंडागांव में जो इनकी उस वक्त छवि थी, कहा यह जाता था कि आसानी से चुनाव जीत लेंगे, क्योंकि साइकिल में पूरा अपना कॉन्स्टिट्यूंसी इन्होंने नाप लिया था। साइकिल में जब चलते थे, आज जब गाड़ी में चलते हैं, क्या फ़र्क आया है? जनता का मतलब नज़रिया किस तरह से रहा है? देखिए, कल जो मोहन मरकाम था, आज भी वही मोहन मरकाम है। जब मैं अपने क्षेत्र में जाता हूँ तो मोटरसाइकिल में अधिकतर मैं अपने क्षेत्र में जाता हूँ, तो अपने काम, अपने हमको जेड श्रेणी सुरक्षा प्राप्त है, फिर भी हम लोगों के बीच में हम जाते हैं। तो आज भी वही मोहन मरकाम है, कल भी वही मोहन मरकाम रहेंगे। मेरे स्वभाव से लेकर मेरे काम करने के तरीका में कोई बदलाव नहीं है। अभी हमने देखा था कि परिवार से आप महुआ बिनने चले गए थे परिवार के साथ। जी, आज भी क्या सीन क्या था, पूरा बताइएगा सर। देखिए, आज भी हमारे परिवार में लगभग 17-18 सर्विस में है। आज भी छुट्टी के दिनों में खेती किसानी से लेकर महुआ बिनना, तेंदूपान तोड़ना, सभी काम करते हैं। ये नहीं इनको मन में कोई भावना नहीं है कि हम विधायक परिवार से हैं, कुछ भी नहीं है। तो 17-18 परिवार के लोग मेरे परिवार में सब सर्विस में हैं। तो आज भी अपनी पुरानी जो परंपरा हम कह सकते हैं, जो हम लोगों का तेंदूपत्ता तोड़ना, महुआ बीनना, खेती किसानी करना, जंगल जाना, आज भी मतलब परिवार के लोग करते हैं। उस दिन ऐसा क्या हुआ था कि आप भी चल गए? नहीं, मैं उस दिन तो गया नहीं था। मैं उस दिन अपने परिवार के लोग गए थे और मैं गया था, क्षेत्र में दौरे में था। अच्छा। क्षेत्र के दौरे में था, तो जो चिरौंजी होता है, चिरौंजी होता है, जो अपन यहाँ बड़ी रूप में हम काजू कह सकते हैं, उसी का वैसे ही टेस्ट होता है। बस्तर में चिरौंजी होता है, तो हमने पका हुआ था, तो हमारे लोगों ने सबने चिरौंजी तोड़ के उसका स्वाद भी चखा। अच्छा, तो पेड़ में आज भी चढ़ जाते हैं? जरूर, चढ़ने में आज भी वही स्टेप ना आज भी बना हुआ है, हम चढ़ जाएंगे। अच्छा, ये एक चीज़ की सत्ता को लेकर के बहुत बातचीत होती है। अभी भी 2 दौरे हो रहे हैं, एक भूपेश बघेल कर रहे हैं, दूसरा टी.एस. सिंहदेव कर रहे हैं। तो दोनों में रस्साकशी को लेकर के बहुत सारी कहानियां सामने आती हैं। तो लो जी, अभी जानना चाहते हैं कि मोहन मरकाम किसके साथ हैं?
देखिए, मोहन मरकाम संगठन का व्यक्ति है और संगठन के साथ है। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमारे हैं, माननीय टी.एस. सिंहदेव साहब भी हमारे हैं, और दोनों अपने अपने जिम्मेदारियों को निर्वहन कर रहे हैं और जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता की समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय हर क्षेत्र में, गांव में, किसी भी गांव में उतर रहे हैं और वहाँ की जो 3 साल की सरकार की उपलब्धियों, नीतियों, योजनाओं को, सरकार की योजनाएं जमीनी स्तर पर, धरातल स्तर पर क्रियान्वित हो रही है, नहीं हो रही है, जनता को लाभ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, वो देखने का प्रयास कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और अधिकारी और अन्य लोगों से भी मिल रहे हैं, और जो भी फीडबैक आएगा 2023 के लिए जो रणनीतियाँ बनेगी उसमें काम आएगी। और रही बात टी.एस. बाबा साहब की, वो भी विभागीय, पंचायत विभाग के, स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की समीक्षा ले रहे हैं, ले रहे हैं। इसमें दोनों अलग हैं, ऐसी बात तो नहीं है। नहीं, अभी जो प्रभारी महामंत्री आपने बदला, उसको लेकर के भी कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आपने चेंज कर दिया? नहीं, देखिए, हमारे जो पहले प्रभारी मंत्री थे, लगभग 1.5 महीने पहले एक्सीडेंट हुए थे, जिसके कारण समय पीसीसी में नहीं दे पा रहे थे। उसके बाद उनके घर में 13-14 दिनों से भागवत है, जिसके कारण प्रभावित हो रही थी। तो हमने जो प्रभारी महामंत्री बनाए हैं, आगामी आदेश तक बनाए हैं। देखो, जब तक अभी संगठन को काम ले, अगर कोई पद में अगर खाली हो जाता है तो उस पद को तत्काल के लिए कैसे भरा जाता है, कोई अधिकारी हो, कर्मचारी हो या संगठन में, उसको हमने फुलफिल किया है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत सारे तमाम सवाल का आपने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया, सभी सवालों को लिया। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम, जिन्होंने तमाम सवाल के जवाब दिए। फिलहाल प्रश्नकाल के आज के एपिसोड में इतना ही। अगली बार किसी और शख्सियत के साथ शुरू करेंगे प्रश्नकाल। नमस्कार।